साथियों, आज गौरी लंकेश के हत्या को याद करने का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 3 साल पहले हमारी साथी गौरी लंकेश का, जो कि पत्रकार थी, हत्या हुआ था। और आज देश भर में उन्हें याद करते हुए लाखों लोग हाथ मिला करके कह रहे हैं कि आज अगर हम उठे नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। Today marks the anniversary of our friend and journalist Gauri Lankesh's assassination. She was a fighter for democracy and she was killed by a Hindutva terrorist on this day. As we remember her today, all over the country, thousands and lakhs of people get together to say that, to remind ourselves that if we do not rise today, it may be too late tomorrow to save our democracy, to save our constitution, to save our right to struggle for a better society. तो आज के लाइव में मैं शुरू में हिंदी में, उसके बाद में अंग्रेज़ी में बोलूँगी. I'll be speaking in Hindi first and then in English, and just briefly thinking about this movement that we are all a part of, and today's gathering, in spite of the enforced physical distancing of COVID-19, the fact that we are all getting together, that so many forces led by the women and trans people's movement is actually the fact that so many people are getting together to make their voices felt and heard in support of the rights of ordinary Indians all over the country. That's hugely important. तो आज के दिन ये सबसे ज़रूरी और शायद बहुत बड़ी चीज़ है कि कोविड-19 जो हम लोगों को अलग करता है एक दूसरे से, क्योंकि बीमारी न फैलने की वजह से हम लोग अलग अलग हैं. एक तरह से बड़े गैदरिंग में एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, नहीं साथ में सड़क पे आ पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे देश भर में इतनी बड़ी संख्या में महिला और ट्रांस लोगों के आंदोलनों के नेतृत्व में इतनी बड़ी संख्या में देश के साधारण लोग सामने आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है. और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि ये बोल रहे हैं, हम सबके अधिकारों के लिए बोल रहे हैं और हमारी साझी विरासत के लिए बोल रहे हैं, हमारी एकता के लिए बोल रहे हैं, हमारे लोकतंत्र के लिए बोल रहे हैं, हमारे संविधान के लिए बोल रहे हैं. क्योंकि संविधान में और हमारे लोकतंत्र का जो मायने है, उसके मायने सिर्फ ये नहीं है कि हम वोट डालते हैं किसी के लिए. लोकतंत्र का मतलब, उसके मायने सिर्फ वोट से नहीं है. वोट से है, लेकिन सिर्फ वोट से नहीं. उसके मायने ये हैं कि अव्वल तो हर नागरिक को अपनी सरकार से सवाल पूछने का न सिर्फ अधिकार है, बल्कि उसका कर्तव्य है कि वो सवाल पूछे. लोकतंत्र में नागरिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. देश का जो ऑपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो सरकार नहीं चला रहा, लेकिन उनके भी काम है लोकतंत्र में. उनके काम ये है कि वो सरकार से सवाल करें. सरकार से सवाल न करना ये सरकार को तानाशाही में बदल देता है, और इस तरह से लोकतंत्र का फ़ायदा कतई नहीं होता है. लोकतंत्र की नींव को कमज़ोर करते हैं हम. तो सवाल पूछने का, और सवाल किन चीज़ों के लिए पूछने का? हमारे समाज को बेहतर करने के लिए हमारे आंदोलन आज़ादी से पहले से चल रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम के समय चल रहे थे. सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, आज टीचर्स डे है, तो हमारे देश की सबसे बढ़िया जो टीचर हैं सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने बच्चियों को शिक्षा दिया था, उसको हम याद करें, फ़ातिमा शेख को याद करें. तो वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे? वो लड़ रहे थे ताकि हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश बन सकें. और स्वतंत्रता संग्राम के समय लड़ रहे थे, आज़ादी से पहले लड़ रहे थे. आज़ादी के बाद भी जो छात्र आंदोलन है, महिला आंदोलन है, मज़दूर आंदोलन है, वामपंथी आंदोलन है, जो इस तरह के सुपरस्टिशंस वगैरह हैं, अंधविश्वास, इसके खिलाफ जो आंदोलन हैं, बहुत सारे जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, इसके खिलाफ आंदोलन है, जातिवाद के खिलाफ जो आंदोलन है, जाति उन्मूलन के लिए जो आंदोलन है, ये तमाम जो आंदोलन है, पर्यावरण के लिए आंदोलन,
जनवादी अधिकारों के लिए, सिविल लिबर्टीज़ के लिए जो आंदोलन है, ये तमाम जो आंदोलन है ये पहले से चल रहे हैं। ये जिस 70 साल की बात आज हमारी सरकार कहती है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो 70 साल में जो हुआ वो सिर्फ सरकारों ने नहीं किया, सरकारों ने भी किया कुछ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि उसमें जो सबसे बड़े जो जीत हैं वो देश की जनता ने लड़ करके, देश की जनता जीती उन लड़ाइयों को और उनको हासिल किया, उससे लोकतंत्र को मजबूत किया। ये आंदोलन हम आज भी चला रहे हैं, पिछले 5 साल से भी चला रहे हैं और अभी भी चला रहे हैं, आगे 5 साल के लिए भी चलाएंगे, हमारे जीवन भर चलाएंगे। लेकिन पिछले 5 साल में कुछ बदला है, क्योंकि जब हम इन आंदोलनों को चलाते हैं तो अब हमारे खिलाफ एक पूरा माहौल बनाने का काम सरकार और सरकार के जो एक तरह से जो हाथ पैर हैं, जो सरकार का काम करते हैं, उन्हें सरकार का काम करना नहीं चाहिए। देश की जो मीडिया है, देश का जो प्रेस है, ये दरअसल सरकार का हाथ पैर नहीं है, वो लोकतंत्र की नींव, लोकतंत्र का पिलर होना चाहिए, लोकतंत्र की नींव होनी चाहिए और देश की जनता के लिए काम करना चाहिए, सरकार से सवाल करने में मदद करना चाहिए इस संस्था को। लेकिन ये संस्था इस काम को नहीं कर रहा है, बल्कि इसका ठीक उल्टा कर रहा है। सरकार की तरफ से वो जनता पर उंगली उठा रहे हैं, जनता पर सवाल कर रहे हैं। गौरी लंकेश जैसे लोगों के खिलाफ वो उंगली दिखा दिखा करके वो आरोप लगा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, नफ़रत पैदा कर रहे हैं। और ये जो गाली नफ़रत है, सही बात है कि टीवी पे चलता है, हम चाहें तो उसको ऑफ़ कर दें, लेकिन चाहें तो ऑफ़ कर दें से उसका जो असर है ये ख़त्म नहीं हो जाता। और ये जो असर है उसी से वो जो गौरी लंकेश के हत्यारे के हाथ में जिसने बंदूक दी और बंदूक के अंदर जिसने बुलेट डाला, वो बुलेट जो पहुंची गौरी लंकेश के सीने में, वो ऐसे ही नहीं आ गया। उसकी तैयारी, उस आदमी को तैयार करने के लिए पहले तो उस आदमी को, जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में रेडिकलाइज, उसको आतंकवादी, साधारण इंसान से, साधारण नौजवान से ही आतंकवादी बनाने में, उसमें घृणा भरने में, उसमें हिंसा भरने का जो काम है वो बहुत लोगों ने किया। सबसे पहले तो सोशल मीडिया के जरिए जो संघ परिवार का पूरा, आरएसएस का पूरा नेटवर्क है, उनका जो हेट मशीनरी है, नफ़रत की मशीनरी है, उसने किया। कल को आरएसएस कह सकती है तो हमारा सदस्य नहीं है। उन्होंने नथुराम गोडसे के लिए भी कहा था कि ये तो हमारा सदस्य नहीं है। गोडसे के भाई ने जरूर कहा था कि ये हमारे सदस्य, आरएसएस के सदस्य आजीवन रहे, लेकिन आरएसएस तो कहते हमारा सदस्य नहीं है। लेकिन वो नफ़रत का जो बीज बोने का काम था, कभी गांधी के खिलाफ, कभी गोडसे के खिलाफ, वो नफ़रत का बीज बोने का जो काम था वो किसने किया? इन लोगों की हत्या पे मिठाई बांटने का काम और खुशी खुशी ट्वीट लिखने का काम ये किसने किया? क्या अभी अभी हमने नहीं देखा कि ये ट्वीट करने का जो काम था, गौरी लंकेश की हत्या को सेलिब्रेट करते हुए, उसका जश्न मनाते हुए, वो नरेंद्र मोदी जिन्हें फॉलो करते हैं ट्विटर पे, ऐसे लोग थे। ये तो हम लोगों ने देखा, हम सब ने देखा। ये काम उन्होंने किया और इनको मदद मिली इसको करने में, क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे, तथाकथित सोशल मीडिया पे नहीं हुआ। ये फेसबुक, ट्विटर के अलावा, व्हाट्सएप के अलावा भी ये इसके लिए बाकायदा कैंप्स बनाए गए। ये जो जिस आदमी ने गोली चलाई, उसे इसी तरह के एक कैंप में, जो एक ऐसा संगठन, आतंकवादी संगठन ने बनाया था, ऐसे कैंप तैयार किए थे जहाँ पर लोगों को आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता था। और ये खुद कहते थे कि हम ये आतंकवादी काम किस लिए कर रहे हैं? ये हम देश प्रेम के लिए कर रहे हैं। कैसा देश? उन्होंने कहा कि इसको हम हिंदू देश बनाना चाहते हैं, हिंदू राज, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस पर हम आएंगे अभी, लेकिन सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि इनको आतंकवादी बनाने का जो काम था वो करने वाले संगठन थे, जिन्हें पैसे मिलते थे। उन्हें कौन पैसा देता है, ये पता लगाने का काम क्या सरकारें कर रही हैं, क्या पुलिस कर रही है, क्या इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी कर रही है? हेमंत करकरे कर रहे थे, हेमंत करकरे खुद ही मारे गए, तो आगे वो काम जा कर के रुक गया। और इसके अलावा जो मीडिया है, तो मीडिया एक तरह से इन्हीं आतंकवादी संगठनों का एक तरह से माउथपीस बन जाता है, सरकार का भी माउथपीस बन जाता है। नफ़रत फैलाने का जो एक तरह का प्लेटफॉर्म है, ये ऐसी जगह बन जाता है जहाँ पर उस जगह से, और क्योंकि आप कुछ नहीं सुनते, आपके कानों में वो इतनी आवाज़ भर देते हैं कि बाकी जो काम की बातें हैं वो एक तरह से ढक जाती हैं, आप सुन ही नहीं पाते उनको। आपकी शिक्षा के बारे में कौन बोल रहा है? शिक्षा के अधिकारों पर हमले कौन कर रहा है?
जिस समय जेएनयू के छात्र, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र, बीएचयू के छात्र सवाल उठा रहे थे, उस समय देश के बहुत सारे छात्रों, युवाओं से कहा जा रहा था कि अरे ये सब तो आतंकवादी हैं, अरे ये सब तो अर्बन नक्सल है, अरे ये सब तो जेएनयू के जिहादी हैं। कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, आपको याद है। और अभी देखा जा रहा है कि वही स्टूडेंट्स जिनको ये सारा, जिनको और जिनके पेरेंट्स को ये सारी नफ़रत भरी चीज़ें सिखाई पिलाई गई, वो नीट जेईई का परीक्षा की परीक्षा उनको ज़बरदस्ती देना पड़ रहा है कोविड के दौरान। लाखों की संख्या में छात्र युवा बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे जान को और हमारे परिवारों के जान को खतरे में मत डालिए। हम तो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने की ऐसे कोई व्यवस्था बनाइए जिससे कि सुरक्षा मेंटेन हो सके, कोई खतरे में ना डालें। लेकिन ये हुआ नहीं, ज़बरदस्ती शिक्षा हो रही है, एग्ज़ाम हो रहा है। न कोर्ट मदद करने आया, न कोई मदद करने आया। मदद करने के लिए कौन आया, किसने आवाज़ उठाई? वही जो जेएनयू के छात्र थे, वही जो छात्र आंदोलन थे, आयसा जैसे छात्र संगठन थे, वामपंथी छात्र संगठन थे, उन संगठनों ने इस काम को अपनी जिम्मेदारी के बतौर उठाया। उन्हीं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र, वही जेएनयू के छात्र, वही बीएचयू के छात्र, वो तमाम छात्र जिनको कल तक गाली दी जा रही थी कि आप ये हैं वो हैं, उन छात्रों ने अपने फेलो छात्रों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। तो अभी जब आपकी बारी आई तो आपके लिए बोलने के लिए अभी भी लोग बचे थे, वो बोले। इसके बावजूद बोले कि उनके साथी जेलों में हैं। जेएनयू के छात्रों को, जामिया के छात्रों को, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को उठा करके जेलों में डाला गया है। और ये आपको आज बताया जा रहा है कि अरे वो जेल में है तो क्या हुआ, वो सब तो अर्बन नक्सल है। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि आपकी नीट जेईई की परीक्षा बिल्कुल सही कराई जा रही है, कराया जाना चाहिए और इसमें क्या दिक्कत है, वो जो झूठ आपसे कहा जा रहा है, उसी तरह से ये झूठ आपको आपके अन्य छात्रों को लेकर के कहा जा रहा है कि उन पर जो भी कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल कानूनी तरीके से हो रही है और कानून अपना काम करेगा। नहीं, कानून अपना काम नहीं कर रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है या कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कानून का उपयोग अगर हो कि वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से सवाल पूछने वालों, आंदोलन करने वालों को कटघरे में खड़ा कर दें और उनको जेलों में डाल दें, उनके मुंह को बंद कर दें, तो वो कानून नहीं है, वो तानाशाही। ये चीज़ आज हो रहा है, ये चीज़ देखा जा रहा है। यूएपीए नाम का कानून है, वो लग रहा है और लगने वाले जो हैं उनमें बहुत सारे छात्र और छात्राएँ हैं, जिन पर आज लगा है, जिन पर कल लगेगा, इस तरह के तमाम लोग हैं। और वो सब किसी एक संगठन, किसी एक तरह के विचार के नहीं हैं, हर तरह के विचार के हैं। हो सकता है उनमें आपस में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी रहे हों, बहुत सारी बहसें भी रही हों, लेकिन बहसों के बावजूद वो एकजुट थे। वो क्योंकि बहसों के बावजूद एकजुट रहना, यही तो लोकतंत्र का नाम है। तो वो चाहे पिंजरा तोड़ की लड़कियां हों, चाहे वो आयसा की हों, चाहे वो जामिया जेसीसी के हों, चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय के आईआईटी के छात्र हों, चाहे वो शर्जील इमाम हों जेएनयू के, चाहे किसी भी माने वामपंथी संगठन के, तमाम अन्य संगठनों के लोग थे, जिस भी संगठन के लोग थे, चाहे वो भीम आर्मी के थे, किसी भी के थे, उन्होंने एकजुट होकर के ये कहा कि हमें अपना संविधान, अपना लोकतंत्र बचाना है। आपस में हम बहस खूब करेंगे और बहस करते हुए इस आंदोलन को करेंगे, है कि नहीं। अब इनको अगर चुन चुन करके अंदर किया जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि उनको अंदर रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। तो एक तरह से आज अगर हम नहीं उठे इसके खिलाफ, आज अगर हमने आवाज़ नहीं उठाया, हमारे अधिकारों के लिए बोलने वाले ये आवाज़ें थीं जिनको आज जेल के दीवार के पीछे कर दिया गया है, तो हमारी आवाज़ को उतना थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया गया और इसी तरह से वो चुन बिन करके इसे कमज़ोर करते जाएंगे। मैं आज आपसे बोल रही हूँ, हो सकता है आपके ढेर सारे लोग जिन्होंने आपके आंदोलनों का साथ दिया, जो भी आपका आंदोलन हो, वो नीट जेईई का आंदोलन हो सकता है, वो मज़दूर का आंदोलन हो सकता है, वो न्यूनतम वेतन का आंदोलन हो सकता है, आशा आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं उनके स्कीम वर्कर्स के आंदोलन हो सकते हैं कि हमें रेगुलराइज करिए, ये आपके आंदोलन हो सकते हैं। पीएसयूज़ के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी नौकरियां जा रही हैं। बेरोज़गारी के खिलाफ आंदोलन हो सकता है। तमाम जो भी आपके अब रेलवे के छात्र हैं, आपके एग्ज़ाम्स जो है आपने दिए लेकिन एग्ज़ाम्स में धांधली हो रही है, एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट नहीं घोषित किया जा रहा और नए एग्ज़ाम कराने पे तुल गए हैं लोग, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जितने लोग आज इस पर बोल रहे हैं,
कल को हो सकता है मैं या अन्य लोग भी जो आपके लिए बोल रहे हैं वो कल जेल में भेज दिए जाएं, बंद कर दिए जाएं, कई कई वर्षों तक वहाँ जेल में सड़ने के लिए भेज दिए जाएं। तो ये आपको सोचना होगा, आप जो भी हो, जहाँ से भी हो, आपने जिस सरकार को वोट दिया हो, जिस पार्टी को वोट दिया, ये मत सोचिए कि क्या ऐसा होना सही है। क्या एक सरकार को अगर ये सत्ता मिल गई कि अपने विरोधियों को वो जेलों में डालें, तो हर सरकार इसका उपयोग करेगी, इसका दुरुपयोग करेगी, और ये कैसा देश बन जाएगा हमारा। इस चीज़ के बारे में सोचिए, और सोचिए कि अगर हम आज नहीं उठे तो जुल्म बढ़ता जाएगा। और एक और बात मैं इसमें आखिरी बात जोड़ दूं कि ये हिंदू राज, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है, ये क्या है? आज़ादी के आंदोलन में अगर आपसे कोई और झूठ बोला गया है तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। आज़ादी के आंदोलन जो है वो 1857 में जो शुरू हुआ भारत में, 1857 भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई, उसमें आप देखेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे लोग एक साथ लड़े, अलग अलग समुदायों के लोग एक साथ लड़े, और उन्होंने आपस में, रानी लक्ष्मीबाई के सेना का जो चीफ थे वो भी मुस्लिम थे, उनके सेना में बहुत सारी महिलाएं जो थीं वो ऐसी थीं जो अलग अलग पीड़ित समुदायों की थीं, और उन्होंने नेतृत्व किया सेना का, एक साथ लड़ाई की है, क्योंकि उन्होंने समझा कि इससे पहले जो भी हमारा राज करता था, राजा किसी भी धर्म के हों, लेकिन राजा कभी बहुत महान नहीं होते, बहुत अच्छे बढ़िया नहीं होते, जनता के लिए नहीं होते, फिर भी लेकिन वो बाहरी नहीं थे, वो बाहर से वो एक तरह से हमारा उत्पीड़न करके हमारे देश से चीज़ों को ले जा करके किसी दूसरे देश को मजबूत करने के लिए काम नहीं कर रहे थे। कोई भी नहीं कर रहा था, चाहे मुग़ल हो, चाहे कोई भी हो। सारे राजा जो हैं वो ये विदेशी किस्म के पूंजीवादी ये जो विदेशी उपनिवेशवादी किस्म का सरकार थी, वैसे नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ऐसा पहला राज था, तो इसके खिलाफ एकताबद्ध आंदोलन हुआ। थ्रू आउट जो है वो आज़ादी का आंदोलन इसी तरह का एकताबद्ध आंदोलन हुआ। उसको हिंदू मुस्लिम में तोड़ने का काम उन्हीं सावरकर ने शुरू किया, जिन्होंने माफ़ी मांगी, 3-3 बार माफ़ी की चिट्ठियां लिख करके अपनी रिहाई पाए वो अंडमान जेल से। ढेर सारे और लोग वहाँ पर शहादत दिए, वहाँ रहे, वहाँ से बरी हुए, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। ये माफ़ी मांगे, और उन्होंने माफ़ी मांगने के समय जो काम कहा था उसी काम को किया उन्होंने, कि सरकार के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति वो वफादार रहे और हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किए। यही हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम आरएसएस भी करती रही। और हिंदू मुस्लिम का काम, बांटने का काम जो है, ये कभी देश का काम नहीं हो सकता है। ये हिंदू देश स्थापित करने के लिए लोगों ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। भगत सिंह के विचारों को पढ़िए, उनके लेखों को पढ़िए, और देखिए कि वो कैसा देश चाहते थे। और डॉक्टर अंबेडकर की तो बात है कि उन्होंने तो कहा कि अगर भारत में हिंदू राज आ जाएगा तो उससे बड़ी आपदा कोई नहीं होगी देश के लिए। आज वो आपदा सर ऊपर खड़ी है। उस आपदे का क्या मतलब? वो आपदा सिर्फ मुसलमान लोगों के लिए नहीं है, वो आपदा सिर्फ कुछ ईसाई लोगों के लिए नहीं है, हिंदू धर्म न मानने वाले लोगों के लिए नहीं है। हिंदू राष्ट्र जो है वो हिंदुओं के लिए है ही नहीं। हिंदू राष्ट्र एक राजनीतिक टर्म है जिसमें हिंदुत्व के नाम पे आपको बुद्धू बनाने वाले, आपको उल्लू बनाने वाले जो राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जिनको धर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिनको किसी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, वो वो राजनीति कर रहे हैं, और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छे हिंदू आप तब नहीं हैं अगर आप अपने घर में बैठ करके आप पूजा करिए, आप जो विचार मानना चाहे मानिए ना। वो कह रहे हैं कि आप अच्छे हिंदू तब हैं जब आप मुसलमान से नफरत करिए, ईसाई से नफरत करिए, और तब जा करके अगर आपने सही से नफरत किया, इसीलिए उनके लिए गोडसे अच्छे हिंदू हैं, गांधी अच्छे हिंदू नहीं हैं। तो और अगर आप कोई धर्म नहीं मानते हैं तो भी आप दुश्मन हैं। आपके अपने विचार उनके दुश्मन हो जाते हैं। आप इंडिपेंडेंट तरीके से, स्वतंत्र तरीके से कुछ भी सोचते हैं, आप उनके दुश्मन हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर वो तमाम लोगों पर राज करना चाहते हैं। वो आपकी आज़ादी छीनना चाहते हैं, वो एक तानाशाही देश बनाना चाहते हैं। देख लीजिएगा कि दुनिया भर में धर्म के नाम पर जो भी कोई देश बना है, जो धर्म के नाम पर टिका हुआ हो, उन देशों में कोई बोलने कहने की आज़ादी नहीं है, बढ़िया से जीने की आज़ादी नहीं है, लड़ाई लड़ने की आज़ादी नहीं है।
और इन आज़ादियों को सुरक्षित रखना ये आज हमारा काम है, क्योंकि आज उन आज़ादियों पर हमले हो रहे हैं। आज महिलाओं के अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, दलितों के अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। हम सब के बोलने कहने के जो संवैधानिक अधिकार हैं, लड़ने के, यूनियन बनाने के जो संवैधानिक अधिकार हैं, अलग अलग पार्टियों के लिए काम करने के और लोकतंत्र को एक तरह से फलने फूलने देने के लिए जो हमारा अधिकार है, इन सारे अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो संविधान के तहत जो संसद के अंदर सवाल, बाहर सवाल पूछना तो मना था ही, बाहर सवाल पूछने वालों को, गौरी जैसे लोगों को गोलियां दी जा रही थी, लेकिन अब तो संसद के अंदर भी सवाल पूछना मना हो गया। संसद के अंदर भी सवाल पूछने पर रोक लग गया है, संसद भी चल रहा है सत्र, तो उसमें सवाल पूछना मना है। तो ये कैसा लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र को बचाने का काम हमें आपको करना होगा, और इसमें हम अपने अधिकारों के लिए, जो भी हम समझते हैं कि हमारे अपने जो ज़रूरतें हैं, उनके लिए हम ज़रूर बोलें, उनके लिए हम सरकारों को जिम्मेदार ठहराएं। मीडिया अगर कहती है कि मीडिया जब किसी चीज़ को चलाती है, सोशल मीडिया या मीडिया में कोई चीज़ चल जाता है, बड़ा जो है उन्माद खड़ा करता है आप में, वो चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ चीज़ें हों, वो चाहे किसी नया नफरत भरा कोई कहानी हो कि प्रधानमंत्री पर कोई हमला होने जा रहा है, कुछ भी हो, तो ये सोचिए, ये मत सोचिए कि अरे ये हमें परोस रहे हैं और हमको लपलपा करके बस उसको निकल जाना है। ये सोचिए कि ये किस चीज़ से हमारा ध्यान भटका रहे हैं, ये हमारा ध्यान किस चीज़ से भटका रहे हैं, इस चीज़ से भटका रहे हैं कि वो हमारा ध्यान भटकाए रखेंगे, और हमारे जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको ये निगल जाएंगे, हमारे अदालतों को निगल जाएंगे, हमारी शिक्षा के अधिकार को निगल जाएंगे, हमारे रोज़गार के अधिकार को निगल जाएंगे, हमारी पूरी इकॉनमी, उसके जीडीपी को निकल जाएंगे, और हम देखते रह जाएंगे टीवी, और उसमें उन्माद भरी चीज़ों को देखते रह जाएंगे। ऐसा न हो, हम टीवी से नज़र अपना हटाएं, और हम टीवी से भी कहें, सरकार से भी कहें कि जहां हम चाहते हैं नज़र हो, वहां पर आप नज़र दीजिए। हमारे स्वास्थ्य के अधिकारों पे, हमारे शिक्षा के अधिकारों पे, हमारे रोज़गार के अधिकारों पे, हाँ, मज़दूरों को क्या तनख्वाह मिलनी चाहिए, जो काम करते हैं, सबसे ज़रूरी काम करने वाले जो मज़दूर हैं, उनके क्या अधिकार होने चाहिए, छात्रों के क्या अधिकार होने चाहिए, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को, यूनिवर्सिटियों को गाली देना बंद करिए। ये कहें हम सरकारों से, और कहें कि हमें तो और यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, हमें तो और पढ़ने लिखने की जगह चाहिए। हम तो चाहते हैं कि लोग पढ़ लिख करके हमारे देश को समृद्ध बना पाएँ, सबको रोज़गार मिल सके, रोज़गार भी ऐसा मिले जो सचमुच में सम्मानजनक रोज़गार हो। इन सारी चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ हम लोग जारी रखें, एकता बराबरी के लिए लड़ाइयाँ जारी रखें, लोकतंत्र के लिए लड़ाइयाँ जारी रखें। Now I'll speak briefly in English also. I want to say here that today we are all remembering Gauri, who was killed, and I want to ask you, I want you to ask yourself, who put the gun in the hand of the terrorist who shot Gauri Lankesh dead? Who put the bullet inside that gun? Who put the idea inside his head that Gauri Lankesh is somebody who should be killed? Well, that person has actually told, he has himself said, that he was taught these things via social media. He was taught these things via hateful videos. He was taught these things in training camps which were run by organizations which are dedicated to finishing off India's constitutional democracy and turning it into a Hindu nation instead. And therefore, a Hindu nation is not for Hindus. It is for those who do politics in the name of Hindus, and basically it is for people who want to become Hitlers, who want to rule like authoritarians in the name of a religion. And so they want to finish off our democracy. They are the people who ran these training camps. The other things which instigated this person to do this kind of killing are these television channels all around us, which are filling us with hatred, which are steadily every day they are trying to kill our power to think for ourselves and our power to love each other and be united and think about our real interests. So they are doing this continuous job of trying to spread hatred on behalf of the ruling party, acting as an arm of the ruling party, acting as an arm of these terrorist organizations, rather than working for the people to highlight the questions that those in power do not like. And I want to say here that the movements that we are talking about, the women's movement, the Dalit movement, the working class movement, the left movement, the civil liberties movement, the environmental movement, so many movements
All these movements have been movements that have started before India's independence. Think about Savitri Bai, think about Fatima Sheikh, who fought for the right to education. Today's Teachers' Day, we should remember these people. Well, these movements started before India got independence, and they have continued in the last 70 years. When this government asks, when the Prime Minister asks, oh, nothing has happened in 70 years. No, a lot happened, and a lot that happened did not happen only because governments did those things. The point is that a lot happened because people fought for those things. And we have continued to fight in the last 5 years, and we are still fighting. But in the last 5 years, what has changed is that when we fight today, we are called anti-nationals, we are called urban Naxals, we are called all kinds of abusive terms, and we are told that no, you're not allowed to ask questions. And the point is that it's not just that we are allowed to ask questions. We are a democracy because citizens not only have a right but a duty to ask questions. Media not only has a right but a duty to ask questions. You're failing in that duty if you fail to ask whoever is in power questions. It doesn't matter whether that government is a government that you like, that you have voted for, or so on. You might have done all of those things. You might like the party that is in power, but no matter what party is in power, you should be asking it questions. And we have asked questions of every government that has been in power in every state and in the country in the last 70 years. What has changed now that suddenly asking questions is seen as being wrong? That is because that is a symptom of the way in which these people are turning our democracy into an authoritarian dictatorship. And they are trying to do this by instigating us to divide ourselves and to hate each other on the grounds of religion. They are instigating Hindus to feel hatred. They are saying that you can't be a good Hindu by being a Gandhi. You can be a good Hindu only if you hate Muslims, if you're a Godse. If you're willing to kill Muslims, then you're a good Hindu. Otherwise, you're not a good Hindu, okay? And of course, if you don't believe in religion, if you are a rationalist, if you're asking questions, then of course you deserve a bullet. If you are asking questions about caste like Gauri Lankesh was, then you deserve a bullet. No matter what questions you are asking, you become a target. And while they call you, urban Naxal and terrorist and anti-national and whatnot, the truth is that they're actually instigating terrorists to take aim at you, who is asking the question. Today it is Gauri Lankesh. Yesterday it was Gauri Lankesh. It was Narendra Dabholkar. It may have been somebody else. Today it will be somebody else. Tomorrow it may be somebody else. Not only are they being killed, they're being picked up by the police under draconian laws for no crime at all, except for asking questions, and being put behind bars. You just saw Dr. Kafil Khan released from jail. So these are the questions that we need to ask ourselves, that why is this happening? How is this happening, and what can we do to prevent it? The students who are fighting against giving exams of the NEET JEE right now, or the SSC Railways students who are fighting for their rights right now against the injustice that's being done to them. Well, some years back, those same students and their parents were being told that JNU students are bad because they protest, DU students are bad because they protest, BHU students are bad because they protest. If you protest, you're a bad student. Students should not protest, right? And yet it is those JNU students, those DU students, those BHU students, those students who protested then who are still protesting today for you if you are a NEET JEE aspirant, right? And it is the government which didn't listen to your protests and which didn't listen to their protests and which likes to demonize you for protesting. So it is high time we realize that this is what they are doing, and we came together to say, no, we are not going to be divided. We're not going to believe every lie that you peddle to us, no matter who you are. If you are a ASHA worker or an Anganwadi worker or a scheme worker of any other kind, if you are a para teacher, a teacher who is employed on a contract basis, you're paid very little, you're made to work very hard. If you are a worker in a PSU which is being privatized now and you're trying to lose your job, if you're an unemployed person, if you're a landless worker who works for Narega and isn't getting paid what is due to you, isn't getting the work that is due to you, the list could go on and on. If you are somebody who's oppressed on the basis of caste or gender or your sexual orientation or your sexual identity, your gender identity, all these things are
if any of those things is happening to you, ask yourself, who is speaking for me and how can I speak for others who are oppressed? And let's be united and let us ensure that there are people left to speak for us. Today, those of us who are speaking today, and today all over the country, thousands of people are speaking, remembering Gauri Lankesh and saying that if we do not rise today, it may be too late tomorrow. What do we mean by that? We mean that if we don't speak, those of us who are able to speak to you today, whom you're hearing today, maybe, well, tomorrow we all stand to be picked up and put in jail. In Delhi, the Delhi police is busy picking up people basically for the crime of protesting, crime of asking questions, and is putting people inside jail under draconian laws. They're putting students in jail, they're putting teachers in jail under the Bhima Koregaon case, under the Delhi riots case, and they may do it under some other case tomorrow. And so when they are doing all these things, we should ask ourselves that if tomorrow these people who are speaking today are in jail, then who will speak tomorrow, right? So we need to ensure that they're not able to isolate us like this. We need to ensure that we all come together, we all raise our voices, and we all demand our rights. And we have to remember that of course there will be differences amongst us, right? Even in the movement for the constitution, the anti-CA, NPR, NRC movement, there were so many people with different ideologies. That does not mean, they did not belong to one organization, one party. There were people belonging to different ways of thinking. There were individuals who thought in many, many different ways, and that was the beauty of it. That is the definition of democracy, that they agreed to work together in spite of their very many differences, that they argued quite in a healthy they argued in a healthy way. They didn't shoot each other. They didn't ask anybody to be shot. They said that we may disagree, we may differ, but we will be together and we will work for peace, we will work for unity. So whether it's the Pinja Tod women, feminists, whether it is Safura Zargar of the JCC and other students of the JCC, whether it's ISA members, whether it is members of various other organizations, Dalit organizations, whether it is members, or whether it is Shajil Imam from JNU, whether it is anybody, some JNU Jamia Alumni Association person, whoever it is, they may have had so many disagreements, but the point is that they decided to fight together for a particular goal, and none of them was guilty of any crime. Nobody who has been arrested under these cases is guilty of any crime. Rather, those who committed the crimes in public, in full public view, those hate mongers in the Bhima Koregaon matter as well as the Delhi violence matter, they are absolutely free. These are the things that we need to ask. And I want to say especially that when the media tries to distract you, when the media gives you a story about Sushant Singh Rajput, asking you to hate on Riya Chakrabarti, or when it asks you to hate on someone else, when it asks you to hate on Umar Khalid or Apurva Anand or no matter who, it could be anybody, it could be me, it could be anybody else. Whoever they ask you to hate on, whenever they're trying to give you this hate-filled narrative and make you, get a dopamine hit watching them, ask yourself, what are we being distracted from? Why is the spectacle being created? Why are these waves of fire happening on the TV screen? Is it to distract us from looking away around at something else? Our right to education is under attack. Our right to employment is under attack. Our country's economy is a mess. Our country's GDP is a mess, and not only because of COVID-19, because of demonetization, plus because of the unplanned lockdown. Okay, so this government is squarely responsible for all that, but it doesn't want you to see that, and so it keeps creating hateful distractions. When somebody tells you, oh, the Prime Minister's life is in danger again, and some poor person is accused of, plotting to kill them or whoever it is, ask yourself, is that really true? How many times have I heard that story before? How many times have there been plots to kill Narendra Modi? Okay, none of us hates on Modi. We don't hate anybody, we don't kill anybody, we're not in that business. You are in the business, the Sangh Parivar is in the business, the BJP is in the business of creating hateful narratives that end up in assassinations and lynchings. We don't do that. We are questioning a government. That does not mean that we hate any individual or that we hate any party or that we hate any government, not at all, right? But that is the narrative that they try to create. So when they create that narrative, stop, ask yourself, is this really true? And what am I being distracted from? Where is my right to employment? Where is the achhe din, good days, that good times that I was promised by this government? Why are democratic rights under attack? Why is torture normal?
Why is the police able to torture people in Toothukudi and get away with it? Why is the police able to torture people in your local thana all over the country? Why is torture normal in this country? How come during these investigations the police is picking up people and forcing, extorting so-called confessions out of them? We know that those confessions mean nothing in court, but the point is they are extracted under threats and under torture, and they are being extracted for a reason, in order to give you a lie-filled narrative today. Whereas tomorrow, if somebody, if Dr. Kafil Khan is released after 8 months, if Sudha Bharadwaj is released after 5 or 7 years, she's already been in jail for more than 2, right? If these things happen, the point is they have already been subjected to an injustice for no crime. So for the courts to say later that there was no crime means nothing. So it is time for us to say, no, we will call out, we will question our police, we will question the procedures, we will question the government, and that is our job to do, that is our duty to do. One last thing I want to say is that when we talk about Hindu Raj, Hindu Rashtra, what do we mean? It is not a country in which it is, many people will tell you, oh, but this is a country in which Hindus are in the majority, so the country it already belongs to Hindus, it's already a Hindu Rashtra. No, it's not. Our freedom fighters from 1857 onwards, when they fought together, Hindus, Muslims, everybody fought together, and they fought together against the British, whom they saw as being a new kind of oppressor, a colonial oppressor. The Mughals were not a colonial kind of rulers. They were all rulers who were based in this country, in this soil, and they ruled here. They may not have been none among them was a very fine ruler, very good ruler, because rulers in general tend to rule. They do not tend to be very democratic towards their subjects. But the point is that they were not colonial. They were not expropriating things from a colony to enrich their own colonizing country, which is what the British were doing, which is why people fought them. They fought together, Hindus and Muslims, women and men, everybody fought together, and they did not fight for a Hindus alone country or a Hindus first country. Okay, even Rani Lakshmi Bai, in hers, among the chief soldiers in her army were the leading generals of her army were Muslim. Okay, so these are things that we need to remember, and we need to say that only those who were dividing people on Hindu-Muslim were people like Savarkar and the RSS. Savarkar apologized to the British 3 times. He's the only person in India's history of the freedom struggle who apologized to the British, came out, maintained that apology, was loyal to the British government, and only did the job of dividing Indians, or trying to divide them on the basis of Hindu and Muslim. You read the works of Bhagat Singh, who wrote passionately against dividing people on the basis of Hindu and Muslim. You read the works of Dr. Ambedkar, who said that Hindu Raj, if it comes to do, will be nothing but a calamity for the country, the worst calamity for India. Today that calamity is over our heads, and that Hindu nation that these people are trying to build is not a nation where the Hindus will have rights and others won't. No. If you're Hindu and you think, oh, Hindu nation may be a good idea because I don't have rights today, I may have them tomorrow. No, it's the opposite actually, because your constitution today gives, it guarantees you, it recognizes certain rights that you hold. You are a rights-bearing citizen. Tomorrow you will be a subject in a Hindu nation in which Modi is the king. Modi or whoever is his successor will be the king. And in a kingdom, subjects do not have the right to ask questions, they do not have the right to form unions, they do not have the right to fight back, they do not have the right to ask questions, they do not have the right to dissent, they don't have the right to demand accountability from the government. And that is where we are headed. That is why today this government is trying to use and misuse laws to silence people, to silence dissent, to silence the questions, and to use the media to tell you that asking questions is a bad thing. It makes you a bad person and a bad Indian. No, we have to grab this narrative back, and that's why we are saying that if we do not rise today, tomorrow it may be too late. And which is why I'm confident that people are rising all over the country. We will keep rising. They may think that they can arrest a few people and get rid of a movement. No, they can't. This movement for democracy, this movement to defend our democracy and to make our country, to retain our rights to fight for a better India, to fight against caste oppression and gender oppression and oppression of trans people and oppression of LGBTQ people and the exploitation of workers, and to fight for the rights of every farmer and every worker. These are things we have done
before India's independence, ever since India's independence, and we are going to keep doing it. And we are today fighting for the right to keep doing that, because that right is under attack today. That right is under attack from the Modi government and from the Bharatiya Janata Party as a party, from the Rashtriya Swayamsevak Sangh as an organization. And we are going to fight all those things, and we are going to certainly, we shall fight, we shall win. Thank you. And one's last respects to Gauri and to all those who have been a target for the Hindutva terrorists. When I say Hindutva, remember, one is not talking about a religion, but about a very nasty kind of politics being done in the name of religion. So in fact, it is those who really believe in that religion who should be opposing it above all, because they should say, no, you stay off our, you stop doing politics in our name, right? That is what we all need to be saying and doing, no matter where we come from, no matter what sections of the people we come from. Let us continue to fight, and we shall certainly win. Thank you.